रामपुर गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश। रमेश उसी गांव में एक छोटा सा टिफिन सेंटर चलाता था। कई लोग रमेश के टिफिन सेंटर में आके खाना खाते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। शारदा अपने बेटे के काम में उसे मदद किया करती थी। ऐसे ही परिवार चल रहा था। एक दिन शारदा अचानक बेहोश हो जाती है। माँ, माँ, माँ उठो। माँ, क्या हुआ? माँ को अचानक क्या हो गया? रमेश शारदा के चेहरे पे पानी छिड़कता है, फिर भी शारदा को होश नहीं आता। बिना देर किए हुए रमेश जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब शारदा की जांच करते हैं। जांच करने के बाद डॉक्टर साहब रमेश से कहते हैं, देखिए, अभी तो आपकी माँ ठीक है, लेकिन उनके पेट में कुछ समस्या है, मुझे ये लग रहा है। यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है, इसीलिए आप उन्हें जल्दी से शहर के अस्पताल में ले जाएं। हो सकता है कि आपकी माँ का ऑपरेशन करना पड़े, नहीं तो आपकी माँ के लिए जान का खतरा हो सकता है। देर न करके जल्दी से शहर ले जाएं। डॉक्टर की बातों से रमेश बहुत घबरा गया। उसके पास जितने भी पैसे थे वो लेकर वो जल्दी से शारदा को शहर ले जाता है। शहर के डॉक्टर शारदा का परीक्षण करते हैं। देखिए, आपकी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें लगभग 5 लाख खर्च होंगे। अगर आप पैसों की बंदोबस्त कर देते हैं तो हम जल्द से जल्द ऑपरेशन करेंगे। जितना जल्द ऑपरेशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। रमेश को उदास देखकर शारदा उसे समझाती है। बेटा रमेश, दुखी मत हो। चाहे कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, मुझे मत छोड़ो। ये क्या माँ, मैं तुम्हें क्यों छोड़ू? बताओ, जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, जितना भी पैसा खर्च हो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर रमेश अपनी माँ को अस्पताल के अंदर छोड़ के बाहर निकल आता है। क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए एक होटल में जाता है। जब वो खाने जा ही रहा था, तभी उसे अपनी माँ की याद आती है, तो वो खा नहीं पाता। तभी वहाँ रमेश को उसके चाचा रविंद्र दिख जाते हैं। रमेश जाके उनसे बात करने लगता है और सारी बातें रविंद्र को खुल के बताता है। बेटा, तो क्या सोचा है तुमने? अपनी माँ को बचाने के लिए क्या करोगे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है चाचा। अगर मैं अपना घर भी बेच देता हूँ तो 2 से 3 लाख, उसके बावजूद मुझे 2 लाख और लगेंगे, और मुझे कोई उधार भी नहीं देने वाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अपनी माँ को मैं कैसे बचाऊं चाचा। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है प्रसाद। उसकी बेटी का नाम है अनामिका। वो कैसे भी अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, पर उस लड़की ने जिद पकड़ रखा है, उसी से वो शादी करेगी जिसे खाना पकाने आता हो। वैसे भी तुम्हारा टिफिन सेंटर है ना, तुम्हें खाना पकाने आता ही है अच्छे से, तो तुम उससे शादी कर लो। शादी कर लोगे उस लड़की से तो तुम्हें कुछ अच्छा खासा दहेज भी मिल जाएगा। साथ ही साथ तुम्हें एक बहुत अच्छी पत्नी भी मिल जाएगी। मेरी बात मान लो बेटा, शादी कर लो। अब चारा ना होने की वजह से रमेश शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसके ऊपर माँ के देखभाल के लिए भी कोई नहीं था, इसीलिए माँ के बारे में अच्छा सोचकर वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर 1 हफ्ते के अंदर रविंद्र रमेश की शादी करा देते हैं। रविंद्र की शादी अनामिका से होती है। अनामिका बहुत ही सुशील लड़की थी। सासू माँ की बीमारी सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। शादी के 3 दिनों के बाद ही शारदा का ऑपरेशन होता है। शारदा अब धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब क्योंकि गांव में कोई घर नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने गांव छोड़कर शहर में एक घर भाड़ा लेकर रहने लगते हैं। ये तुमने क्या किया बेटा? मेरे लिए तुमने घर बेच दिया। उस घर से कितना रिश्ता था हमारा। अब छोड़ो, जो होना था हो गया। अब हमें यहाँ पे काम ढूंढना होगा, नहीं तो खाने के लिए भी तरसेंगे। यहाँ पास में एक होटल में बात किया हूँ माँ, उन्होंने मुझे बिरयानी मास्टर के तौर पे रखा है। कल से मैं काम पे लग जाऊंगा। घर में तुम्हारे साथ अनामिका रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सासू माँ, मैं आपका अच्छे से देखभाल कर लूंगी। इस तरह रमेश की माँ और पत्नी से बात होती है और उसके अगले दिन से ही रमेश बिरयानी सेंटर में बिरयानी मास्टर के तौर पे काम पे लग जाता है।
काम खत्म करके घर लौटने में रमेश की बीच रात हो जाती थी। ये चीज शारदा को पसंद नहीं था। मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसने अपना घर तक बेच दिया, अब बहुत कष्ट हो रहा उसे। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका सोचने लगती है। फिर उस रात जब उसके पति घर लौट आते हैं रात में, तब वो अपनी दिल की बात उन्हें बताती है। क्या हुआ अनामिका, इस तरह क्या सोच रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। आज मैंने एक फैसला लिया है जी। क्या अनामिका, बताओ। कल से आपको उस होटल में जाने की जरूरत नहीं। हम खुद एक नया व्यापार शुरू करेंगे। आजकल हर कोई यहाँ पे पॉट बिरयानी बना रहा है। मार्केट में इसका बहुत अच्छा डिमांड भी है। इससे भी अच्छी और बेहतरीन तरकीब है मेरे पास। पॉट मैगी बनाएंगे। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई मैगी खाना बहुत पसंद करता है। बिरयानी होगा तो बच्चे ठीक से खा नहीं सकते, पर अगर पॉट मैगी होगा तो हर कोई खा सकता है। अगर हम ये व्यापार करते हैं तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत मुनाफा भी होगा। इससे सारी परेशानी, जितने भी कष्ट है हमारे साथ, सब खत्म हो जाएगा जी। तरकीब तो अच्छी है अनामिका, पर हमारे पास अभी पैसे नहीं है। सारे पैसे माँ के ऑपरेशन में खत्म हो गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे गहने हैं ना, मैं उन गहनों को गिरवी रख के कुछ पैसे ले लूंगी और उससे हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। अनामिका की ये बात सुन के रमेश बहुत खुश होता है। वो अपने गहनों को गिरवी रख के पैसे ले लेते हैं और फिर अनामिका व्यापार शुरू करती है। अनामिका का पॉट मैगी का बहुत चर्चा होने लगता है, क्योंकि शहर में मैगी का बहुत डिमांड होता है। इसीलिए वो हफ्ते भर में ही बहुत मुनाफा कमा लेते हैं। अच्छा मुनाफा होने पे वो पॉट मैगी का एक दूसरा ब्रांच भी वहाँ खोल लेते हैं। अनामिका और रमेश बहुत परिश्रम करते हैं और वो बहुत मुनाफा कमाते हैं। जो मुनाफा कमाते हैं उससे वो गांव के वो पुराना वाला घर फिर से खरीद लेते हैं। रमेश अनामिका को नए नए जेवर भी खरीद देता है। बहू के ये पॉट मैगी का व्यापार देख के शारदा भी बहुत खुश होती है और इस तरह से बिना किसी परेशानी के वो परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में शारदा नाम की एक धनी महिला रहती थी। शारदा का बेटा रमेश कोई काम धाम नहीं करता था और बस अपने पूर्वजों के संपत्ति को उड़ाता था। शारदा को अपने बेटे की इस हरकत को देख के बहुत खुशी होती थी। वो बहुत गर्वित महसूस करती थी। शारदा का गहनों से ज्यादा चूड़ियों के लिए पागलपन था। वो हमेशा रंग बिरंगा तरह तरह के चूड़ियां पहना करती थी। चूड़ी बेचने वाली सावित्री शारदा के यहाँ आके उसे चूड़ी पहनाया करती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, मैं सोच रहा था त्योहार आ ही रहा है, क्यों ना हम शॉपिंग के लिए जाएं? हाँ बेटा, मैं नई साड़ी खरीदूंगी और उसके साथ मैचिंग खूबसूरत चूड़ियाँ खरीदूंगी। ठीक है, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। इस तरह शारदा और रमेश नई साड़ी खरीदने जाता है। जैसे वो साड़ी खरीद लेते हैं, रमेश जाता है सावित्री को बुलाने के लिए। बेटा रमेश, सावित्री के लिए मिठाइयाँ लेके आना। सावित्री को मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। कई दफे उसने पूछा है, अब मैं दे नहीं पाई, आखिरकार आज दे देंगे। ठीक है माँ, ले आता हूँ। रमेश सावित्री के घर जाता है, जो कि 5 किलोमीटर दूर था। सावित्री का घर बहुत ही सुंदर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, एक खूबसूरत लड़की आके दरवाजा खोली। उस खूबसूरत लड़की को देखकर रमेश की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस लड़की ने पूछा वो कौन है, पर वो कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस देखते रहा। तभी सावित्री वहाँ आके उससे बात करती है। अरे बाबू, आप यहाँ कैसे आए? आपकी माँ ने भेजा। हाँ सावित्री, माँ ने कुछ साड़ियाँ खरीदी है। माँ चाह रही थी कि साड़ियों के साथ कुछ चूड़ियाँ खरीदना। ठीक है बाबू, पर मुझे घर पे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। ये मेरी बेटी, इसका नाम अनामिका, ये चली जाएगी। ठीक है सावित्री। अच्छा, माँ ने तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भेजा है। कह रही थी तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मुझे नहीं बेटा, इसे बहुत मिठाइयाँ पसंद है, इसीलिए मैंने आपकी माँ से कहा था कुछ मिठाइयाँ देने के लिए। ठीक है, मैं इसे मिठाइयाँ खरीद दूंगा। ये कहकर रमेश अनामिका को अपने घर ले जाता है। बीच रास्ते में वो अनामिका को मिठाइयाँ खरीद देता है। अनामिका वो मिठाइयाँ खाती है। घर जाने के बाद शारदा भी अनामिका को बस घूरती रहती है। सावित्री की बेटी है माँ,
उसे घर पे कुछ काम था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की है घर में, सावित्री ने कभी बताया नहीं। मेरी माँ मेरे बारे में ज्यादा बताना पसंद नहीं करती है मेम साहब। हर दिन माँ चूड़ी बेचने के लिए अलग रास्ते पे जाती है और मैं अलग रास्ते पे, इसीलिए आप मुझे जानती नहीं है, पर मैं मालिक को अच्छे से जानती हूँ। ये स्वेटर जो मैं पहनी हुई हूँ ये उन्हीं का है, माँ ने बताया। हाँ, मैंने कहा था इसे फेंक देने के लिए, मैंने ही दिया है। बात करते करते शारदा को जो जो चूड़ियाँ चाहिए थी वो ले लेती है। बाद में रमेश जाके अनामिका को घर छोड़ाता है। उसके बाद वो आके अपनी माँ को अपनी दिल की बात बताता है। मैं बहुत खुश हूँ, लड़की अनामिका बहुत खूबसूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, सम्मान करती है, मर्यादा पूर्ण है, अच्छी है। अगर तुम ऐसी बहू ले आते हो तो मैं खुशी खुशी मान लूंगी। पर क्या तुमने उसे अपनी दिल की बात बताई? नहीं माँ, अभी कह देता हूँ। ऐसा कह के रमेश अनामिका के घर जाता है। अनामिका उस वक्त कपड़े धो रही थी और सावित्री थोड़े दूर में ही उन कपड़ों को सुखा रही थी। रमेश 7वें आसमान पे था। सावित्री का परवाह किए बिना सीधा अनामिका के पास चला गया। प्यार का इजहार करने के लिए आसपास कोई फूल नहीं था। वहाँ पे एक साबुन रखा हुआ था। उसे लेकर वो अपने घुटनों में टिककर अनामिका को प्यार का इजहार करने लगता है। अनामिका शर्मा जाती है। सावित्री उन दोनों को इस तरह देख के बहुत खुश होती है। 2 दिनों के बाद अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ जी। क्यों अनामिका? आपने शायद गौर नहीं किया, पर मैंने आपको कई दफे देखा है और मैं आपको छुप छुप के देखती थी ताकि आपको पता न चले। आखिरकार मेरा प्यार सच हो गया। आप लोग बड़े लोग थे, इसीलिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई अपनी दिल की बात कहने के लिए, लेकिन ईश्वर ने हम दोनों को मिला ही दिया। देखो अनामिका, अब ये गरीब अमीर सब भूल जाओ। तुम अब इस घर की बहुरानी हो, बस यही याद रखो। इस तरह अनामिका और रमेश दिल खोल के अपनी बातें करते हैं। कुछ दिनों के बाद शारदा बीमार पड़ जाती है। शारदा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। रमेश को पता नहीं था कैसे पैसे खर्च करने हैं। वो महीने महीने बस अय्याशी करता गया। 3 महीने के अंदर ही उनके सारे जायदाद खत्म हो जाते हैं। अमीर परिवार से अब उनका परिवार गरीब हो चुका था। रमेश को पता नहीं था क्या करना है। वो पागल हो जाता है। वो नशा करने लगता है। इधर शारदा की हालत और खराब हो रही थी और उधर रमेश की पागलपन बढ़ ही जा रहा था। परिवार चलाने के लिए फिर से अनामिका सोचती है कि वो चूड़ियां बेचा करेगी। ऐसा ही अनामिका फैसला ले लेती है। अब अनामिका अमीर परिवारों में ही चूड़ियां बेचा करती है। चूड़ियां पहनने के लिए बहुत लोग अनामिका के पास आते थे। सिनेमा शूटिंग के लिए, अमीरों की शादी के लिए, कोई बड़े बड़े फंक्शन हो तो वहाँ पे जब भी कभी ऐसा होता था, लोग अनामिका के पास आते थे चूड़ियां पहनने के लिए। इस तरह मेहनत करते करते अब अनामिका एक ब्रांड बन चुकी थी। अपने कमाई के पैसों से अनामिका शारदा का इलाज कराती है और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। शारदा को ठीक होते देख रमेश में बदलाव आता है। बेटा अनामिका, हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुमने सारी परेशानी को बर्दाश्त किया और धैर्य रख के सब संभाला। तुम्हें बहू पाके हम बहुत भाग्यवान हैं। माँ, आपकी वजह से आपका बेटा फिर से ठीक हो गया है। अब हमारी कोई परेशानी नहीं है, पर मैं चूड़ियां बेचना नहीं छोड़ूंगी माँ। इसी ने मेरे और मेरे परिवार को फिर से संवारा है। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। इस तरह अनामिका चाहे कितना भी कमा रही हो, उसने चूड़ी बेचना बंद नहीं किया। वो अपनी सासू माँ और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और इस तरह से वो परिवार एक सुखी जीवन बिताने लगता है।